सो ये हमारा गैसों के आचरण बिहेवियर गैसेस फिजिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 का 19 नंबर वीडियो है, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक 1 से लेकर 18 नंबर वीडियो नहीं देखा है या थोड़ा बहुत भी आपका छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा, उसके थ्रू आप जाकर पहले देख लीजिए, क्योंकि अब ये चैप्टर जल्दी ही खत्म होने वाला है, इसीलिए रोक राख के कोई फायदा है नहीं। जल्दी से जो भी अटका के रखे उसको जल्दी से जाके देख लीजिए। इससे प्रीवियस वाला वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एवोगाड्रो संख्या क्या होता है, गैस के अणु क्या होता है, गैस के अणुओं को मोल के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। मोल मतलब क्या, जैसे हम लोग पढ़े थे 12 कोई भी 12 संख्या रहेगा तो उसको 1 दर्जन बोलेंगे, 24 रहेगा तो 2 दर्जन बोलेंगे। उसी प्रकार अणुओं की संख्या 6.023 × 10⁻23 रहेगा तो उसको 1 मोल बोलेगा। अगर 6.023 × 10⁻23 का दोगुना रहेगा तो उसको 2 मोल बोलेंगे, तिगुना रहेगा तो 3 मोल बोलेगा। तो अणुओं की संख्या को मोल के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं ये सब हम लोग पहले वीडियो में सीख लिखे हैं, मतलब 18 नंबर वीडियो में सीख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो उसको जाके देख लीजिए, क्योंकि वो आज के वीडियो को समझने के लिए उसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एवोगाड्रो का नियम क्या है, एवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है। एवोगाड्रोस के नियम पे क्या होता है, ऐसे तो प्रैक्टिकल अभी तक एवोगाड्रो के नियम पे सवाल डायरेक्ट पूछा नहीं है, लेकिन इससे विभिन्न प्रकार के एमसीक्यू टाइप के सवाल पूछे जाते हैं जो थोड़ा उलझनों वाला होता है। इसलिए इस वीडियो को हम 2 पार्ट में ये करेंगे। एवोगाड्रो का जो नियम रहेगा उसको 2 पार्ट में आज थोड़ा सा पढ़ेंगे और अगले वीडियो में और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग को एक भी एमसीक्यू छूटना नहीं चाहिए। जैसा भी क्वेश्चन दे हम लोग टैकल कर पाए, उसको सॉल्व कर पाए, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा और इसको समझने का पूरा कोशिश कीजिएगा। समझ में आ गया आप लोगों को क्या करना है। अब देखिए एवोगाड्रो का नियम कहता क्या है, समझ लो। एक पात्र लिए, क्या लिए, एक पात्र लिए, एक पात्र लिए, हाँ, इसमें कोई भी गैस के अणु भर दिए। क्या भर दिए, गैस के अणु, मतलब कोई भी गैस भर दिए। गैस भर दिए मतलब क्या होंगे, गैस के छोटे छोटे अणु ही होंगे। समझ लो यहाँ पे कोई भी गैस एक अंदर में कोई गैस डाल दिए, गैस का नाम है समझ लो नाइट्रोजन। क्या है, नाइट्रोजन गैस डाल दिए, ऊपर से ढक्कन ऐसे लगा दिए, ठीक है। और इसके आसपास का तापमान और प्रेशर T और P है। तापमान T मतलब 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी हो सकता है, और P मतलब 2 ATM 3 ATM कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम यहाँ का आयतन मेजर किए तो समझ लो गैस के जो अणु है जिन्होंने जितना स्थान घेरा वो कितना घेरा, V लीटर, ठीक है। V मतलब 2 लीटर 3 लीटर कुछ भी हो सकता है, समझ गया। अब हम कोई दूसरा पात्र लिए, सेम जितना बड़ा ये पात्र था उतना ही बड़ा पात्र लिए, कंटेनर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, थोड़ा इंग्लिश वाला, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में बच्चे लोग इंग्लिश कंटेनर बोलेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिए, कंटेनर ले लिए, दिक्कत नहीं लिए, सेम कंटेनर सेम, ठीक है। टेढ़ा मेरा लग रहा हो लेकिन सेम बर्तन ले लिए, ठीक है। सेम दूसरा खाली बर्तन ले लिए। उसमें अब क्या किए, उसमें कोई दूसरा गैस भर दिए। गैस भर दिए मतलब समझ लो उसमें ऑक्सीजन भर दिए। क्या भर दिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पता है ना, हाँ भैया, क्या होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो सांस श्वसन क्रिया में हम लोग लेते हैं, इतना तो पढ़े हैं। इसका सिंबल O2 होता है भैया, ठीक है। अगर नहीं पता क्या होता है ये सब तो डिटेल में हम लोग 3rd चैप्टर जब पढ़ाएंगे ना तो बेसिक से केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, आपको पूरा समझाएंगे, ठीक है। केमिस्ट्री वो बात का बात, चलो यहाँ पे पढ़ते हैं। अभी इतना तो पता ही होगा तुम लोग को। क्या है, दूसरा पात्र लिए और उसमें ऑक्सीजन भर दिया। ऑक्सीजन भर दिया मतलब ऑक्सीजन के अणु होंगे। देखो नाइट्रोजन के जो अणु होते हैं, तुमको लगा भैया गोल गोल होगा, ठीक है। ये भी गोल गोल भैया अणु का मतलब क्या, गोल गोल कोई चीज़ होगा सबसे छोटा, ये भी गोल गोल होगा सबसे छोटा, लेकिन इसका गुण दोनों का गुण अलग होता है। वो आगे हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है अंदर में, वो देखते हैं वहाँ पे पढ़ेंगे क्यों अलग होता है, ठीक है। अभी समझ लो यहाँ पे नाइट्रोजन के अणु भर दिए गोल गोल छोटा छोटा, यहाँ पे ऑक्सीजन के अणु भर दिए गोल गोल छोटा छोटा, ठीक है। यहाँ का आसपास का तापमान हम T कर दिए और प्रेशर P, मतलब जो यहाँ तापमान था यहाँ प्रेशर वही था, यहाँ जो तापमान है प्रेशर भी क्या कर दिए, वो ही कर दिए। सिंपल लॉजिक, कुछ है नहीं। एक पात्र लिए, एक पात्र में नाइट्रोजन का अणु भर दिए, दूसरा पात्र लिए ऑक्सीजन का अणु भर दिए। इसका आसपास का जो तापमान है और प्रेशर है, इसके आसपास का तापमान और प्रेशर क्या कर दिए, सेम कर दिए। ये तो हम कर ही सकते हैं, मेन मेड कंडीशन है, ठीक है। किसी लैब में ये सब कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। अब नाइट्रोजन का अणु जितना स्थान यहाँ पे घेरे थे उस आयतन को हम भी बोलेंगे। यहाँ पे भी मान लेते हैं, कुछ इस प्रकार का हुआ कि जो ऑक्सीजन के अणु है उन्होंने भी कितना आयतन घेर लिया, भी आयतन घेर लिया। कितना आयतन घेर लिया, भी आयतन घेर लिया। समझ में आ गया। एक अलग प्रकार का गैस है, ये अलग प्रकार का गैस है, समझ में आ गया। अगर कोई तीसरा कंटेनर लिया, सेम बर्तन लिए, ठीक है। जो यहाँ पे पात्र है, जो यहाँ पे है, सेम यहाँ पे भी वही लिए। इसमें किसी अन्य प्रकार के अणु भर दिए।
किसी अन्य प्रकार के गैस के अणु भर दिए, ठीक है। समझ लो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भर दिए, क्या भर दिया, हाइड्रोजन गैस भर दिए, और इसके आसपास का ऊपर से ढक्कन ऐसे बंद कर दिया, नहीं तो निकल नहीं जाएगा। इसके आसपास का तापमान को T, प्रेशर को P कर दिए, और ये भी कितना स्थान घेरा है, इसका आयतन भी कितना है, V है। मतलब तीनों डायग्राम को अगर हम देखिए ध्यान से, हम क्या क्या देख पा रहे हैं पहले उसको समझो। एवोगाड्रो का नियम कुछ नया नहीं है, ठीक है, जितना पढ़े उसी से रिलेटेड ही है, ठीक है। देखो एक 3 पात्र लिए, 3 अलग अलग पात्र लिए, 4 भी ले सकते हो, 5 विभिन्न प्रकार के गैस है, तो हम अभी तीनों को एग्जाम्पल बता रहे हैं। ये सभी गैसों पर ये नियम लागू होगा, ठीक है। N2 एक पात्र में क्या लें, नाइट्रोजन, N2 नाइट्रोजन गैस भर दी एक पात्र में, ठीक है, एक पात्र में ऑक्सीजन भर दी, एक पात्र में हाइड्रोजन गैस भर दी। दिक्कत, इसके आसपास का तापमान T और P है, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 2 ATM 3 ATM कुछ भी हो सकता है, TP, इसके आसपास का भी TP, इसके आसपास का TP। और नाइट्रोजन जितना स्थान घेरा है वो भी आयतन घेरा है, ऑक्सीजन जितना स्थान घेरा है वो भी आयतन घेरा है, और हाइड्रोजन गैस के अंदर में जितना स्थान घेरा है वो भी आयतन घेरा है, ठीक है। तो एवोगाड्रो ने ये एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद उन्होंने देखा, अब देखो नाइट्रोजन के गैस अंदर में भरे हैं, मतलब वो क्या होंगे, गैस के अणु ही होंगे, नाइट्रोजन के अणु। तो यहाँ देखे, यहाँ पे जितने भी नाइट्रोजन के अणु है उन्होंने देखा सिमिलर कंडीशन, यहाँ पे जैसा सेम कंडीशन VTP, यहाँ पे VTP और दूसरा कोई दूसरा गैस भर दिया, फिर यहाँ पे VTP और कोई तीसरा गैस भर दिया। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे गैस के अणु कितने, 1 2 3 4 कुछ भी हो गए, गिनते 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 कुछ ऐसा कैलकुलेशन किए कि देखे यहाँ पे जितने भी गैस के अणु हैं उसको हम मोल के रूप में बताएं। किसके रूप में, मोल के रूप में। मान लेते हैं यहाँ पे जितने भी गैस के अणु हैं वो 2 मोल है। कितना मोल है, 2 मोल। भैया 2 मोल क्या होता है, 2 दर्जन क्या होता है, 24, ठीक है। 2 मोल मतलब क्या, 6.023 इंटू 10 का पावर 23 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 640 12 पॉइंट इतना। मान लेते हैं यहाँ पे जितने भी गैस के, ये मानने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे जितने भी गैस के अणु हैं वो 2 मोल है, ठीक है, मतलब इतने अणु हैं, एक्चुअल में इतने अणु है, लेकिन उसको हम मोल के रूप में व्यक्त करें, तो इतना को अगर मोल में व्यक्त करोगे तो कितना होगा, 2 मोल होगा ना। तो मान लेते हैं यहाँ पे जितने भी गैस के अणु हैं वो 2 मोल है। तो उन्होंने देखा फिर यहाँ पे भी सेम कंडीशन में, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उनका भी ऑक्सीजन का V आयतन लिया, टेम्परेचर जो यहाँ पे टेम्परेचर था, प्रेशर जो यहाँ पे था वही यहाँ पे है, इसमें भी गैस के अणु भर दिए, और आयतन ऑक्सीजन का भी आयतन कितना लिया, V। तो उन्होंने फिर अणु गिने, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते गिरा, फिर कितना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, मतलब ये भी कितना हो गया, 2 मोल के बराबर हो गया। यहाँ पे जितने गैस के अणु कितने हैं, 2 मोल है। फिर उन्होंने क्या किया, तीसरा गैस लिया, तीसरा गैस का भी आयतन कितना है, V ही लिए। तीसरा गैस जो हाइड्रोजन गैस है वो भी कितना आयतन ग्रहण कर रहा है, V आयतन ग्रहण कर रहा है, और तापमान आसपास का तापमान T है, प्रेशर भी कितना है, P है। फिर उन्होंने गैस के अणु 1 2 3 4 ऐसे करके गिने, ये भी कितना हो गया, 2 मोल हो गया। कितना हो गया, 2 मोल हो गया। दिक्कत, मतलब उन्होंने बोला दुनिया का कोई भी गैस ले लो, दुनिया का कोई भी गैस ले लो, ठीक है, अभी 3 को लिए, 4 5 6 कुछ भी ले लो, ठीक है। अगर यहाँ का तापमान प्रेशर इस गैस के आसपास, पहले गैस के आसपास का तापमान प्रेशर जो है, दूसरे गैस का आसपास के तापमान और प्रेशर जो है, तीसरे गैस का आसपास के तापमान और प्रेशर वही अगर रखे, और यहाँ पे गैस के जो अणु है, यहाँ पे कोई दूसरा गैस भरे, यहाँ पे जो गैस के अणु है वो भी आयतन ग्रहण करते हैं, यहाँ पे जो गैस के अणु है वो भी आयतन ग्रहण करते हैं, यहाँ पे जो गैस के अणु है वो भी आयतन ग्रहण करते हैं। तो इसके अंदर जितने भी अणु होंगे ना, जितने भी अणु होंगे छोटे छोटे ना, इसके अंदर उतने ही अणु होंगे, इसके अंदर भी उतने ही अणु होंगे। मान के चलो अगर बोले इसके अंदर 10 मोल अणु है, 10 मोल अणु है, तो बताओ सेम कंडीशन पे, V आयतन पे TP पे, सेम कंडीशन पे इसके अंदर भी कितने गैस के अणु होना चाहिए, 10 मोल होना चाहिए। ये कब होंगे, जब ये गैस का आयतन, ये गैस का आयतन, दोनों आयतन सेम होगा, इसके आसपास का तापमान प्रेशर, इसके आसपास का तापमान प्रेशर सेम होगा, तो इसमें जितने भी गैस के अणु हैं इसमें भी गैस के अणु क्या होंगे, उतने ही होंगे, और इसमें भी गैस के अणु क्या होंगे, उतने होंगे। समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अभी लिखाएंगे इसको, थ्योरेटिकल लिखाएंगे, पहले इतना समझ में आना कि अगर कोई दुनिया का कोई भी गैस है, ठीक है, और उसका V आयतन लेंगे, इस गैस का भी V आयतन लेंगे, इस गैस का भी V आयतन लेंगे, ठीक है, और यहाँ का तापमान प्रेशर जो है, यहाँ का तापमान प्रेशर भी उतना ही, यहाँ का तापमान प्रेशर भी क्या है, उतना है। तो इसमें जितने भी गैस के अणु होंगे, छोटे 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 जितने भी गैस के अणु होंगे, इसमें भी छोटे 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 गैस के उतने ही अणु होंगे, इसमें भी छोटे छोटे गैस के उतने ही अणु होंगे। लेकिन अणुओं को संख्या को हम इस रूप में ना व्यक्त करके हम किसके रूप में व्यक्त करेंगे, मोल के रूप में व्यक्त करेंगे। समझ में आ गया, ये था एवोगाड्रो का नियम। क्या था, एवोगाड्रोस लॉ। समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया ना सब कुछ, वेरी गुड। इतना पहले समझो।
एवोगाड्रो ने पहले इतना ही बोल दिया, ठीक है। उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट हुआ, इसके बाद एक चीज़ और समझाते हैं, उसके बाद फिर एवोगाड्रो के पूरे नियम को लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई भी एक गैस ले लो, कोई भी एक गैस ले लो, एक पात्र लो जिसमें गैस के अणु भर दे, कोई भी एक गैस। अब जितना पहले पढ़े थे उसको भूल जाओ, अभी मैंने वो चीज़ को अभी छोड़ो, अभी फिर दूसरा चीज़ देखो। ये भी उसी के मैंने एवोगाड्रो के नियम से ही संबंधित है। देखो मान लेते हैं इसके आसपास का तापमान और प्रेशर क्या है, T और P कांस्टेंट, ये दोनों है कांस्टेंट, इसको चेंज ना किया जाए। और यहाँ आयतन जो है V है, और यहाँ अणुओं की संख्या जो भी है उसको हम मोल के रूप में व्यक्त करेंगे। किसके रूप में व्यक्त करेंगे, मोल के रूप में व्यक्त करना। मतलब अगर अणुओं की संख्या 6.023 × 10⁻23 होगा तो बोलेंगे 1 मोल होगा। अगर 12.046 × 10⁻23 होगा तो उसको 2 मोल बोलेंगे। उसी प्रकार उससे ज़्यादा होगा तो कन्वर्ट करके 3 मोल बोलेंगे। तो अणुओं की संख्या को हम किसके रूप में व्यक्त करेंगे, मोल के रूप में। यहाँ मोल को हम किससे दिखाएंगे, n से दिखाएंगे। अभी और क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा, ठीक है। मान लेते हैं इस गैस के आसपास का तापमान और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, चेंज नहीं किया जाए। पहले बताओ तो अगर हम इस गैस का आयतन बढ़ाना चाहते हैं तो हमको T को चेंज करना पड़ेगा या फिर P को चेंज करना पड़ेगा, तब इस गैस का आयतन बढ़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं T और P को चेंज ना किया जाए और तब इस गैस का आयतन बढ़ाया जाए, इस गैस का आयतन बढ़ाया जाए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तुम ही बताओ क्या करना पड़ेगा। देखो समझो, ये समझ लो एक बैलून है। क्या है, बैलून है। क्या है, बैलून है। हम अगर बैलून का आसपास का तापमान या फिर प्रेशर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो ये जो आयतन है वो बढ़ जाएगा घट जाएगा। लेकिन हम आसपास का तापमान और प्रेशर को नहीं बढ़ा रहे हैं, नहीं घटा रहे हैं, ठीक है। तो तापमान और प्रेशर के कारण इसके आयतन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा हम कुछ कर दिए। तो अब हम इसको फुलाना चाहते हैं, इसके आयतन को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बाहर से कुछ हवा, बाहर से क्या करना पड़ेगा, हवा यानी गैस के अणु गैस के अणु जैसे ही इसके अंदर जाएंगे, गैस के अणुओं की संख्या जैसे ही बढ़ेगी इसका आयतन भी क्या होगा, बढ़ने लगेगा। गैस के अणुओं की संख्या जैसे ही बढ़ेगी, गैस के अंदर में देखते हो प्रैक्टिकल तुम लोग देखते हो बैलून को कैसे फुलाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बैलून फुला रहे हो तो यहाँ का तापमान प्रेशर को बार बार चेंज नहीं करते ना, यहाँ तो जितना तापमान है उतना ही रहेगा। तो जैसे जैसे अंदर में अणु जाते हैं, गैस के अणु बढ़ते जाते हैं, ठीक है। गैस का जो अंदर में गैस का जो आयतन होता है वो क्या होता है, बैलून का आयतन क्या होता है, बढ़ते जाता है। मतलब गैस के अणु बढ़ेगा तो गैस का आयतन भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब गैस के अणु अगर बढ़ेगा तो गैस का आयतन भी क्या होगा, आयतन भी क्या होगा, गैस का बढ़ेगा। ये तो सिंपल सा लॉ है ना। यहाँ पे सिंपल सा बैलून कैसे खुलता है तुम ही सोचो। आसपास का तापमान और प्रेशर को तो बार बार चेंज नहीं करता है ना, जिसके कारण ये बढ़ सकता है घट सकता है, वो तो चेंज। यहाँ पे तुम क्या अभी 20 डिग्री सेल्सियस अभी 50 डिग्री सेल्सियस होता है बैलून फुलाते समय, ऐसा तो कुछ होता नहीं। तो तापमान और प्रेशर को क्या रख देते हैं हम, एक ही जैसा रहता है हमारे रूम में, ठीक है। लेकिन तब भी अगर बैलून का आयतन बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो गैस है वो ज़्यादा जा रहा है। गैस जा रहा है मतलब क्या, गैस के अणु की संख्या अंदर में जितना पहले 5 अणु था अब क्या होगा, गैस जैसे किए अब क्या होगा, 20 अणु चल गया होगा, 30 अणु चल गया। मतलब गैस के अणु अंदर में जैसे जैसे बढ़ेंगे गैस का आयतन क्या होगा, वैसे वैसे बढ़ेगा। तो भी प्रोपोर्शनल क्या होता है, n। मतलब गैस के आयतन अगर बढ़ाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, गैस के अंदर का अणु भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। कब, जब तापमान और प्रेशर के कारण तुम नहीं चाहता कि इसका जो आयतन है वो बढ़े, ठीक है। तो यहाँ तुमको समझ में आ गया होगा। अब इसी चीज़ को थ्योरेटिकल कैसे लिखते हैं उसको समझा देते हैं, फिर एवोगाड्रो का नियम खत्म हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी है, एक बार अच्छे से देखना है इसको, ठीक है। बैलून वाला जो एग्जाम्पल दिए हैं उसको अच्छे से गौर से समझने की कोशिश करना, तुम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अणुओं की संख्या मतलब छोटे छोटे जो अणु होते हैं, सूक्ष्म कण, उसको क्या बोलते हैं, अणु। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोल के रूप में व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो अब एवोगाड्रो का नियम लिखते हैं। एवोगाड्रो का उन्होंने क्या बोला था कि पहले तो अगर तापमान और दबाव सभी अलग अलग गैस है, सबके आसपास का तापमान और दबाव क्या रखो, सेम रखोगे, और सबका आयतन अगर समान रहेगा तो उसमें अणुओं की संख्या क्या होगा, समान होगा। और जैसे जैसे अणुओं की संख्या बढ़ाओगे उस गैस का आयतन भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। बस इतना ही बोला। तो क्या बोला था, समान तापमान और दबाव पर सभी गैसों के समान आयतन
में अणुओं की संख्या समान होती है और गैस का आयतन उसके अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या को किसके रूप में लेना है? मोल के रूप में लेना है, इतना। अभी क्वेश्चन का आएगा तो समझ में आए। अणुओं की संख्या का समानुपाती होता है। इस चीज़ को भी भूल जाओ, यहाँ से पढ़ो सिर्फ इस चीज़ को भी भूल जाओ। सब सवाल करेंगे तो वहाँ समझ में आएगा। पहले इस सिस्टम में गैस का आयतन उसके अणुओं की संख्या क्या क्या होता है? समानुपाती होता है। माना किसी गैस का आयतन क्या है? V और अणुओं की संख्या n, ठीक है, अणुओं की संख्या n, ठीक है। तो क्या बोला है? गैस का आयतन उसके अणुओं की संख्या का क्या होता है? समानुपाती। मतलब V प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? n, और V इक्वल टू क्या हो जाएगा? Kn, और K यहाँ पे क्या है? इतना तो पता चल गया होगा तुम लोग को, स्थिरांक है। तो V बाई n इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमेशा क्या होगा? मतलब किसी गैस के आयतन और उसके अणुओं की संख्या, जिसको हम मोल के रूप में लेंगे, n लिख लो नोट डाल के, n को हमेशा मोल के रूप में लेना है। मोल के रूप में लेना है मतलब अभी और डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। इसको जब ये एवोगाड्रो का नियम लिखोगे ना तो ये वाला चीज़ मत लिखना, ये तो याद करने के लिए लिखा है, ठीक है। V बाई n हमेशा क्या होगा? एक स्थिरांक होगा। मतलब अगर, और एक बात ये चीज़ लागू होगा कब? जब तापमान और दबाव स्थिर हो तब, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तापमान और दबाव के कारण भी पे कोई परिवर्तन हो। तापमान और दबाव के कारण आयतन बढ़ घट सकता है। हम सिर्फ चाहते हैं कि अणुओं की संख्या का आयतन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इन दोनों को हम क्या रखेंगे? स्थिर रखेंगे। समझ में आ गया होगा। हम नहीं चाहते कि इन दोनों के कारण इस पर कोई प्रभाव पड़े, इसलिए इन दोनों को हम क्या रखें? हमेशा स्थिर रखेंगे। और जैसे जैसे ये बढ़ेंगे ये भी क्या होगा? बढ़ने लगेगा। मतलब ये दोनों आपस में कैसा संबंध होता है? समानुपाती संबंध होता है। और इन दोनों का अनुपात हमेशा क्या होगा? एक स्थिरांक होगा। अगर गैस का प्राथमिक आयतन और अणुओं की संख्या V1 और N1 है और अंतिम आयतन और अणुओं की संख्या V2 और N2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं? V1 बाई में N1 का अनुपात जो होगा V2 बाई में N2 के अनुपात के बराबर होगा। ये सब लोग पहले ही जानते हैं, सब चार्ल्स के नियम में भी इस प्रकार करे थे। तो ये हुआ एवोगाड्रो का नियम। अब इस पे सवाल करते हैं। पहले बात तो यहाँ पे भूल, ये इन्होंने बोल दिया था कि सभी गैसों के समान आयतन पे अगर तापमान प्रेशर सभी जगह समान है तो अणुओं की संख्या समान होगा। पहले अंदर में अणुओं की संख्या समान होगा, और अगर अणुओं की संख्या को बढ़ाओगे, तापमान और प्रेशर को कांस्टेंट रख के अणुओं की संख्या बढ़ाओगे तो क्या होगा? गैस का आयतन भी बढ़ेगा। बस वही दो चीज़ है। तो दो चीज़ें दोनों को समझा दी हैं, ऐसे करके लिखेंगे। तो लिख लो पहले, और इस पर सवाल करते हैं। एवोगाड्रो का नियम पूछेगा 2-3 मार्क्स में, तो अच्छे से एक्सप्लेन करना। अभी इस पर MCQ टाइप के सवाल बनेंगे, ठीक है, और बहुत अच्छे वाले सवाल बनेंगे। पहले इसको लोगे लिख लिए, मिटा देते हैं हम, ठीक है, मिटा देते हैं। तुम लोग अच्छे से वीडियो को रोक दो, ऐसे करके और लिख लो। हम मिटा दे रहे, ठीक है। अब 2 सवाल कर देते हैं, अच्छे वाला 2 सवाल करते हैं, और इसको तुम अच्छे से समझ के रखना। और उसके बाद 20वां नंबर जो वीडियो आएगा इस पर अच्छा वाला सवाल करेंगे।
अणुओं की संख्या का क्या होता है, समानुपाती होता है। कब होता है, जब P और T दोनों क्या हो, स्थिरांक हो। अभी तक हम लोग कितने गैस के नियम पढ़ चुके हैं, 4। ठीक है, कोई बच्चा है जो जिसको चारों याद है, चारों का फॉर्मूला याद है, बताना हमको, ठीक है, कमेंट में कि भैया हमको चारों याद है। नहीं याद है तो याद कर लो, आप कब याद करेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं, जल्दी से करना। ठीक है, किसी तापमान और दबाव पर ऑक्सीजन के 2 मोल का आयतन 40 लीटर है, तो उसी तापमान और दबाव पर 4 मोल ऑक्सीजन मतलब O2 का आयतन ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, जल्दी से कर लो। ठीक है, क्या लिखेगा, दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है। पहले ही बोल दिया, देखो किसी तापमान और दबाव पर, किसी तापमान और दबाव पे 2 मोल ऑक्सीजन, 2 मोल ऑक्सीजन के 2 मोल का आयतन 40 लीटर है। यहाँ पे देखो अणुओं की संख्या का बात किए हैं। अणुओं की संख्या क्या होता है, आयतन का समानुपाती होता है, लेकिन यहाँ तो अणुओं की संख्या का जिक्र ही है। यहाँ तो 2 मोल है, तो 2 मोल मतलब क्या, अणुओं की संख्या कितनी होगी, 12.046 × 10⁻23। ये सब लोग पहले पढ़ चुके ना। 1 मोल अगर बोलता है तो 6.023 × 10⁻23 अणु की संख्या। 2 मोल बोला है तो क्या बोला है, 12.046 × 10⁻23 अणुओं की संख्या। तो अणुओं की संख्या को हम किसके रूप में व्यक्त करके बता रहे हैं, यहाँ पे मोल के रूप में व्यक्त करके बता रहे हैं। ठीक है, तो दिया गया है गैस का प्राथमिक आयतन, जिसको हम लोग V1 बोलेंगे, वो कितना है, 40 लीटर। कितना है, 40 लीटर। गैस के अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या जिसको हम क्या बोलते हैं, N1 बोलते हैं, वो कितना बोला है, अणुओं की संख्या जब 2 मोल है, 2 मोल अणुओं की संख्या मतलब समझ रहा है, अणुओं की संख्या कितनी होगी, 2 दर्जन मतलब कितना, 24। उसी प्रकार 2 मोल को अगर 6.023 × 10⁻23 × 2 करेगा तब 2 मोल अणुओं की संख्या कितनी होती है वो तुमको पता चल जाएगा। वो सब हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे अणुओं की संख्या को मोल के रूप में बोलते हैं, तो यहाँ कितना होगा, 2 मोल होगा ना। फिर बोला उसी तापमान तथा दबाव पे, मतलब तापमान और दबाव को क्या रखा है, स्थिर रखा है, तभी तो एवोगाड्रो का नियम लगेगा। बोले थे ना, तापमान और दबाव जब भी स्थिर रहेगा तब एवोगाड्रो का नियम लगेगा। तो गैस का अंतिम आयतन, जिसको हम क्या बोलेंगे, V2, वो बोला है कितना होगा, जब गैस के अणुओं की संख्या, जिसको N2 बोलेंगे, वो कितना है, वो दिया है 4 मोल। मतलब गैस के अणुओं की संख्या कितना हो गया, जब 2 मोल था अणुओं की संख्या, किसी पात्र में अणुओं की संख्या 2 मोल था, ठीक है, तो आयतन था 40 लीटर। अब उसी तापमान और दबाव पर अणुओं की संख्या उसके अंदर कितना हो गया, 4 मोल हो गया, तो आयतन क्या होगा, बढ़ गया होगा। वो बढ़ के कितना हो गया होगा, तो लिखेंगे एवोगाड्रो के नियम के अनुसार लिख लेना हम, V1/N1 = V2/N2। निकालना क्या है, V2 निकाल सकते हो तुम लोग, जल्दी से निकाल लो। ठीक है, क्या लिखेंगे, V1/N1 = V2/N2, और V1 कितना है 40 और N1 कितना है 2। इकाई नहीं लिखते हम लोग, V2 हमको पता नहीं, N2 कितना है 4। ये इधर है तो इधर का क्या हो जाएगा, गुना, इतना तो कर ही लिए होगे तुम लोग। 80 V2, मतलब V2 = क्या होगा, 80 लीटर। ये समझ में आ गया होगा तुम लोग कैसे निकला होगा। मतलब किसी पात्र में अणुओं की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी, ठीक है, पात्र का जो आयतन हो क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। पात्र में जो गैसों का आयतन है धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ते जाएगा। जैसे बेलून में हम क्या होता है, हवा फूंकते मतलब गैस के अणु बढ़ाते हैं ना, तो जो बेलून क्या होता है, फैलते जाता है, मतलब बेलून के अंदर जो गैस है, गैस क्या होता है, फैलता है, मतलब उसका आयतन क्या होता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, तो अणुओं की संख्या जैसे बढ़ेगी गैस का आयतन क्या होगा, वैसे वैसे बढ़ते जाएगा, और ये फॉर्मूला से तुम लोग निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर याद रखना, अणुओं की
संख्या को हम किस में लेंगे, मोल के टर्म में लिखेंगे। अभी जितना भी सवाल आएगा ना जिसमें अपने आप मोल दिया रहेगा तो अणुओं की संख्या जब भी बोले तो समझना मोल। 2 मोल मतलब कितना, 12.046 × 10⁻23 अणु की संख्या। ये सब कैलकुलेट करना हम 18 नंबर वीडियो में बताए थे, ठीक है। एक सवाल तुम लोग के लिए हम दे देते हैं जो तुम लोग खुद से करना, ठीक है, तुम लोग खुद से करना, उतार लो इसको, ठीक है। एक सवाल हम दे देते हैं जो तुम लोग खुद से करना और हमको कमेंट में आंसर बताना, ठीक है। और तुम लोग जब कमेंट करता है तो बहुत अच्छा लगता है कि तुम लोग पढ़ रहा है, तुम लोग सवाल देख रहा है, ठीक है। इसलिए कमेंट करके अच्छा से बताना, हम लोग को भी अच्छा लगता है, ठीक है। किसी तापमान और दबाव पर नाइट्रोजन के 3 मोल का आयतन 90 लीटर है तो उसी तापमान और दबाव पर नाइट्रोजन के 6 मोल का आयतन ज्ञात करें। बस नाइट्रोजन के 6 मोल का आयतन ज्ञात करें, इस फॉर्मूला पे बनेगा, अच्छे से बना ले, ठीक है। और कमेंट में कोशिश करना कि हमें बता दे, ठीक है। तुम लोग करता है तो बहुत अच्छा लगता है कि तुम लोग पढ़ रहा है, ठीक है। फिर इस सबको ये बेसिक वाला सवाल था, इससे अच्छे एमसीक्यू टाइप का किस प्रकार सवाल पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में हर साल आता है इस टॉपिक से, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चीज़ों को इसीलिए हम थोड़ा सा समझाया, ठीक है, बेसिक वाला, ठीक है। इसलिए इसको अच्छे से समझना, इस सवाल जो दिए हैं उसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।